योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्रेशर में ऑयल कब चार्ज करना चाहिए, यानी कंप्रेशर में ऑयल कब बदलना चाहिए, वो क्या परिस्थितियां हैं जिसमें ऑयल बदलना अति आवश्यक हो जाता है। ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो में बन रहिएगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से एजेंट के साथ कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और ऑयल को चेंज करते हुए, चार्ज करते हुए हमें उसे कैसे मापना चाहिए, और ये सब बातें जो ज़रूरी हैं इस पर्पज़ के लिए, वो सब बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पर एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं लिंक में। वैसे HCFC के साथ जो तकरीबन मिनरल ऑयल का यूज़ किया जाता है 22 नंबर 410A, 410B, 410A, 403B, इन सब के साथ मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अल्का बेंजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिस्टर का ऑयल हम इसके अंदर नहीं करेंगे। और HSFC में दोस्तों पॉलिस्टर का ऑयल लगभग होता है, जिसमें R134A, R404A, R407A, CF, R410A और R507A के साथ पॉलिस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों हाइड्रोकार्बन में R600 और R290 में हम मिनरल ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अल्का बेंजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पॉलिस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक पॉली एल्केन गोल्ड ऑयल आता है, उसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे इन किसी भी रेजोनेंट के साथ। तो दोस्तों वीडियो में बन रहिएगा। हम जानेंगे कि वो क्या परिस्थितियां हैं जिनके अंदर हमें ऑयल बदलना अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों ये कंप्रेशर है, इसका हम ऑयल चार्ज करेंगे, इसका ऑयल देखेंगे कि कैसे इसके ऑयल के रंग को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसका ऑयल ख़राब हो चुका है और उसके अंदर ऑयल की कितनी मात्रा निकलेगी, उस हिसाब से हम इसमें ऑयल चार्ज करेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है, कस्टमर अपने फ्रिज को या अपनी एप्लीकेशन को, अपनी सिस्टम को ऐसी जगह रख देता है जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि रसोई घर में, और जिससे क्या होता है कंप्रेशर ओवरहीट होना शुरू हो जाता है और उससे उसका जो ऑयल है वो गैस के साथ सिस्टम में मूव करना शुरू कर देता है और ज़्यादा मात्रा में मूव होने से उसका ऑयल लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है, यानी कि उसका 50% ऑयल हमारे एवेपोरेटर में जाकर जम जाता है, जिससे हमारा कूलिंग लॉस हो जाता है और कूलिंग भी करना हमारा फ्रिज या कोई भी इक्विपमेंट वो छोड़ देता है। उस परिस्थितियों में जब भी आप दोबारा से उसमें गैस चार्ज करें तो आप उसके ऑयल का लेवल अवश्य चेक करें कंप्रेशर का, और उसमें ऑयल चार्ज अवश्य करें। या फिर दोस्तों अगर हमारा फ्रीजर लीक हो चुका है, जिसमें हमारा कंडेंसर लीक हो चुका है, सेक्शन लीक हो चुकी है, उस अवस्था में भी हमें ऑयल को चार्ज करना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप R134A के साथ काम कर रहे हैं, R134A दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है अपने अंदर और सिस्टम इसलिए बार बार चोक होता है। तो दोस्तों हमने इस कंप्रेसर को बाहर निकाल लिया, इसके अंदर लीकेज थी और हम इसके ऑयल लेवल को चेक कर रहे हैं। और मैं आपको देखिए, आप ऑयल का रंग देख सकते हैं, बिल्कुल पीला है, एसिटिक हो चुका है हमारा ऑयल। इसके अंदर नमी मिलने से इसका जो दोस्तों इसकी गुणवत्ता थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ एक तेजाब का काम करेगा, इससे हमारी वाइंडिंग शॉर्ट होने की जो खतरा है वो बरकरार हो जाता है और हमारे सिस्टम की लाइफ, हमारे कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है। और देखिए आप कितनी कम मात्रा में ये ऑयल है, इस कंप्रेसर में लगभग 220 सीसी ऑयल चार्ज किया जाता है और देखिए दोस्तों उसकी आधा मात्रा में भी ऑयल बाहर नहीं निकला। इससे भी आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार्य करना बहुत क्यों ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हम सारे काम बहुत मेहनत से करते हैं, गैस को हम फ्लैशिंग करवाते हैं दोस्तों, कार्बन नाइट्रोजन से साफ़ करते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद भी हमारा सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसकी वजह यही होती है कि हम सिर्फ एक गलती यहाँ कर देते हैं, उसके ऑयल के लेवल को चेक नहीं करते और ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए दोस्तों बिल्कुल कम ऑयल है, ये 100 ग्राम के लगभग ऑयल है और बिल्कुल पीला हो चुका है, यानी कि इस ऑयल के अंदर मॉइस्चर बहुत मात्रा में मिला हुआ है। और इस अवस्था में अगर हम सारे काम अच्छी तरह से कर भी दें तो हमारा सिस्टम कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, वो बार बार चोक होगा, वो उतनी कूलिंग नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी गलती आप ना दोहराएं। आप सारे काम अच्छी तरह से करने के बाद ऑयल को अगर नहीं बदलेंगे तो वो सारे काम हमारे विफल हो जाते हैं। क्योंकि R134A के साथ पॉलिस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही जल्दी अपने अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑयल चार्ज करने के वक्त आप ऑयल को, जो हमारा फ्रेश ऑयल होगा, उसको काफ़ी देर तक खुला नहीं छोड़ेंगे बाहर, नहीं तो उसके अंदर फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर जाएगा। और जिस टाइम आपने ऑयल को चार्ज कर दी है और आपने सिस्टम में कंप्रेसर को लगा दी है, तो भी आप उस कंप्रेसर के साथ कभी भी फ्लैशिंग नहीं करवाएंगे, प्रेशर उसके अंदर नहीं भरेंगे, आप उसको नहीं चलाकर देखेंगे, नहीं तो उस नए ऑयल के अंदर भी मॉइस्चर चला जाएगा। ये बातें छोटी जरूर है लेकिन बहुत काम की है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑयल चार्ज करने की। देखिए हमने कप में ऑयल डाला हुआ है, ये कप 150 ग्राम का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 220 सीसी हमारा इस कंप्रेसर का ऑयल आएगा। किसी भी कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने सीसी ऑयल आता है और उतनी मात्रा में ही हमें ऑयल चार्ज करना है। नहीं तो अगर ऑयल कम या ज़्यादा मात्रा में चार्ज हो गया तो वो हमारे सिस्टम को फिर से चोक करने की कार्य में लग जाएगा। इसलिए आप उचित मात्रा में ऑयल को डालें। 220 सीसी दोस्तों हम
इसको 220 ग्राम माप कर भी डाल सकते हैं और 220 ml भी डालकर माप कर डाल सकते हैं। ये सभी एक ही फिगर बैठती है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और आप 220 ग्राम माप कर या फिर आप किसी सिरिंज के साथ, जैसे हम सिरिंज को यूज़ कर रहे हैं, ये छोटा सिरिंज है, आप इसके साथ का बड़ा सिरिंज ले सकते हैं और जल्दी से ऑयल को चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि हम जितनी जल्दी ऑयल को चार्ज करेंगे सिस्टम के अंदर, कंप्रेसर के अंदर, उतनी ही जल्दी उसमें मॉइस्चर कम जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब आप उसके कैन को रखेंगे तो वो भी पूरी तरह से बंद करके एयर टाइट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं सिरिंज पर लेबल मार्का है दोस्तों, ये ml में है। और आप इस तरीके से भी माप कर तेल डाल सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम तेल को कैसे मापें। उसके लिए आप एक ट्रांसपेरेंट बीकर का भी यूज़ कर सकते हैं जो कांच का होता है। मैंने एक वीडियो में वो करके दिखाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो परिस्थितियाँ हैं जिसमें हमें ऑयल चार्ज करना अत्यावश्यक हो जाता है। ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं होता कंपनी की तरफ से कि हमें इस लिमिट के बाद यानी इतने साल के बाद ऑयल को चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि जो कंपनी ऑयल डालती है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और ये सारा सिस्टम सील्ड होता है। और अगर हम कंपनी के मापदंड के अनुसार अपनी मशीन को इंस्टॉल करें या उससे उस प्रकार से कार्य लें जैसे कंपनियाँ बताती हैं, तो कभी भी हमें ऑयल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑयल सिर्फ हमारी गलती की वजह से ही हमें ऑयल बदलना पड़ता है। या तो हम फ्रीजर के अंदर कोई नुकीली चीज़ लगा देते हैं, उससे लीकेज हो जाती है, या कोई हमारा जो सिस्टम है ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर, जिस वजह से ऑयल सारा कंप्रेसर से निकलकर सिस्टम में चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, ऑयल ऐसी कंप्रेसर के लिए जान है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए, नहीं तो हमारा कंप्रेसर का लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी बातें हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना, उसके लिए भी मैं एक स्वतंत्र रूप से वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ़ ऑयल है। ये RX 34A का पॉलिस्टर ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो RX 34A के साथ इस्तेमाल होता है। और आप हमेशा कंप्रेसर का जो मॉडल नंबर है उसके हिसाब से ही उसमें कितना ऑयल चार्ज होता है ये जानने की पूरी कोशिश करके और जानकर ही उसमें ऑयल चार्ज करें। कभी भी अंदाज़ा से या कभी भी किसी और कंप्रेसर के डाटा को लेकर। और तो दोस्तों, ऑयल कम होने के कोई भी कारण हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए। वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।